ओके, तो हम बता रहे थे कि क्या क्या टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी अगर मेल एंड फीमेल पार्टनर्स में अगर दोष है तो आईवीएम की जरूरत पड़ेगी अगर एबनॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की भी, ठीक, असिस्टेड जोना हैचिंग, एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग, ये तो सबको करेगा। आईवीएम, ठीक है, पीजीडी पीजीएस, ये भी, पीजीडी तो नहीं हो पाएगा लेकिन पीजीएस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी करो, पीजीडी पीएस जरूरत पड़ेगी, ठीक है। माइल्ड आईवीएफ भी ट्राई किया जा सकता है इन पर, माइल्ड ड्रग से इंड्यूस करा के। फिर आईसीएसआई की भी जरूरत पड़ सकती है अगर स्पर्म जो है, पार्टनर का स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, तो या तो पार्टनर का स्पर्म में टेरेटोजूस्पर्मिया है तो वो तो नॉर्मल मेल में गिनती नहीं होगा, उसका टेरेटोजूस्पर्मिया एब नॉर्मल मेल में गिनती होगा, ठीक। लेकिन अगर टेरेटोजूस्पर्मिया नहीं है फिर भी पेनिट्रेट नहीं कर रहा है स्पर्म एग में, दैट मीन्स द आउटर लेयर ऑफ द एग is tough there, so in that case ICSI will be required। तो वैसी महिला को फिर कोई भी स्पर्म हो, मतलब अगर डोनेटेड स्पर्म भी यूज कर रही है तो भी आईसीएसआई लगेगा, क्योंकि जो स्पर्म डोनेशन के लिए वो तो अच्छा वाला स्पर्म होगा, टेरेटोजूस्पर्मिया नहीं होगा, वो सब तो पूरा चेक करके क्रायो प्रिजर्व किया गया है, ओके। तो उसमें तो को इंक्यूबेशन अगर करें डोनेटेड स्पर्म से तो नेचुरल वे में अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे फीमेल्स को वो नहीं हो पाएगा तो फिर डोनेटेड स्पर्म का भी आईसीएसआई के द्वारा उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओके। और फिर ये सब, अब एबनॉर्मल मेल एबनॉर्मल फीमेल है, सारी गड़बड़ियां दोनों में गड़बड़ी है, जितना भी टेक्निक है ये सब सबको जोड़ दो, सब यहाँ पर ऐड कर दो, जैसे एजेड हो गया, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, ये पीजीडी पीएस, आईसीएसआई, सब लगेगा इसको, ओके। तो ये आइडिया हो गया। हम बेसिकली इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, किसको जरूरत है, किस कंडीशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, और उससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज, ओके, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ओके। तो इन सब को हम लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं, ओके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, सो इससे एथिकल इश्यूज भी कई सारे क्रिएट हो गए हैं, एथिकल इशू, ये क्या हो गया, इस, ठीक। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले पहला एथिकल इशू जो है दैट इज मिक्सअप। इंटरेस्टिंग है, जानते जाओ। अगर सोचो कि लेबोरेटरी में मिक्सअप हो जाए, जानबूझ के नहीं, गलती से मिक्सअप, मिक्सअप मतलब हुआ कि कोई कपल आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए गया और भी वहां पर कपल्स हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए इन दैट फर्टिलिटी क्लिनिक, और एक का एम्ब्रियो दूसरे को ट्रांसप्लांट हो गया, अगर मान लो गलती से लेवलिंग इधर उधर हो गया और एक कपल का एम्ब्रियो दूसरे कपल को गलती से उसका समझ के ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो कितना बड़ा गलती हो माना जाएगा वो, और वो बच्चा फिर इम्प्लांट भी कर जाए उस मदर में, अब वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हो गई, सरोगेट मदर हो गई एक तरह से,
और उसका अपना एम्ब्रियो जो है सो किसी दूसरे में उसमें चला जाए, या वो उसको वो डिस्ट्रॉय हो गया, मान लो गई थी तो अपना एम्ब्रियो लेने, खुद का बायोलॉजिकल मदर बनना चाहती थी वो। ओके, बायोलॉजिकल मदर और जेनेटिक मदर में थोड़ा सा अंतर है। सरोगेट मदर को भी बायोलॉजिकल मदर बोला जा सकता है। ओके, लेकिन जेनेटिक मदर उसको कहा जाएगा जिसका गैमीट इन्वॉल्व हुआ है, वो जेनेटिक मदर होगी। तो ये मिक्सअप का, जैसे कि लेबोरेटरी मिक्सअप हुआ तो इसमें कैसे होगा, मान लो कि गैमीट के आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गई, मिस्टेक कर दिया, ट्रांसफर में मिस्टेक कर दिया, रॉन्ग एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया, और इसकी वजह से लीगल एक्शन बनता है आईवीएफ प्रोवाइडर के ऊपर। और लीगल एक्शन करके भी क्या करेगा, जज क्या फैसला देगा कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो? नहीं। या बर्थ हो गया तो क्या करेगा? तो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्निटी सूट जो है एराइज हो जाता है। एक एग्जाम्पल है, कैलिफोर्निया में एक महिला जो है एम्ब्रियो रिसीव की थी, गलती से रिसीव कर ली थी दूसरे कपल का, और इस मिस्टेक का नोटिफिकेशन बाद में पता चला, तब तक जब तक पता चला उस बच्चे का जन्म भी हो चुका था। और बेटा था, वो सन था, लेकिन वो जो सन था उस वो एम्ब्रियो किसी दूसरे कपल का था, और इम्प्लांट कर दिया इसमें, और उसका जन्म भी हो गया। जब जन्म हुआ उसके बाद पता चला कि ये दूसरे कपल का एम्ब्रियो था। उसके बाद हंगामा हुआ, फिर दिस डिबेट होने लगा, बहुत सारे अथॉरिटीज जो हैं इसमें फिर क्लिनिक के ऊपर दोषारोपण करने, हालांकि क्लिनिक का ही गलती है। ओके, तो इस तरह से अथॉरिटीज ने फिर अलार्मिंग बेल गया कि मान लो किसी ह्यूमन आर द, मतलब मिस्टेक तो होगा ही, जानबूझ के तो किया नहीं, गलती से हो गया मिस्टेक। तो इस मिस्टेक, और ऐसा मिस्टेक एक बार भी अलाउड नहीं है। लेकिन मिस्टेक तो होगा तो क्या काम करना बंद कर दे? नहीं। तो क्या इसका तरीका निकाला गया कि 2 बार चेक कीजिए, डबल चेकिंग। ओके, यानी टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सच मिक्सअप्स, एक एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम में जिसका नाम है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी, HFEA। HFEA जो है उसने प्रपोज किया, उसने गाइडलाइन दी कि सारे क्लिनिक्स जो हैं वो डबल विटनेसिंग सिस्टम को अपने अंदर इंप्लीमेंट करें इन द लेबोरेटरी। डबल विटनेसिंग सिस्टम मतलब हो गया कि आइडेंटिटी ऑफ द स्पेसिमेन विल बी चेक्ड बाय 2 पीपल एट ईच पॉइंट। हर स्टेप पर 2 आदमी, उसको एक चेकर एक वेरीफायर होगा। दोनों अगर कर लिया, यानी एक मिस्टेक करेगा तो दूसरा तो नहीं करे, एट द सेम टाइम दोनों आदमी के मिस्टेक करने की संभावना बहुत कम है। सो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। एक आदमी मिस्टेक करेगा उसकी संभावना भी कम ही है, लेकिन कुछ है। ठीक है, तो इस हर स्टेप पर डबल चेकिंग होगा। जब भी स्पेसिमेन ट्रांसफर किया जाएगा उसमें और ध्यान रखा जाएगा, डबल चेकिंग होगी। ठीक है, तो एक और टेक्नोलॉजी आया है जिसको बोलते हैं, ये आपका कार में फास्टैग वाला जो टेक्नोलॉजी है, अभी टोल गेट से गुजरता है तो एक्चुअली फास्टैग जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी इनेबल्ड डिवाइस होता है, और ये यूज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मेथड। रेडियो फ्रीक्वेंसी से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है, और मतलब उसके सिस्टम में एक RFID है और स्पेसिमेन में है। जब वो RFID स्पेसिमेन या सैंपल गुजरेगा सिस्टम में से, तो सिस्टम का RFID और स्पेसिमेन का RFID जब दोनों मैच कर जाएगा तो वो पास करेगा। ओके, सो
ये ऑटोमेटिक सिस्टम है और इसमें कोई भी एरर नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह का टैग लगा करके, जहां पर वॉल्यूम में हो रहा है, बहुत सारे सैंपल्स हैं, उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और सेपरेटली उनका यूनिक कोड होगा, RFID आइडेंटिफिकेशन होगा। और ये सिस्टम से मतलब क्या होता है, जो मशीन है वहां पर एक छोटा सा रेडियो ट्रांसपोंडर होता है और एक रेडियो रिसीवर होता है, समझ रहे हो, और एक ट्रांसमीटर। तो समझ लो, कहने का मतलब उतना इसके उसको डिवाइस में नहीं जाएंगे। RFID प्रोसीजर से, टैग से जो है सो आइडेंटिफाई कर किया जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। फिर नॉन मैचिंग स्पेसिमेन जो है इससे तुरंत पता लग जाते हैं, तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो आजकल इसको फर्टिलिटी क्लिनिक में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन अभी ये नया नया है तो सब फर्टिलिटी क्लिनिक जो है इक्विप्ड नहीं हुए हैं सब RFID ट्रैकिंग सिस्टम से। इंडिया में तो खैर और भी पुअर है, यहाँ नहीं, विदेशों में ही पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं हुए हैं अभी, लेकिन इसको RFID सिस्टम को लगाने की जरूरत है ताकि ऐसे मिस्टेक्स। इस चीज के ऊपर भी एक मूवी भी अक्षय कुमार का आया था ना सर, गुड न्यूज, इसमें मिक्सअप हो जाता है सर। कोई हो सकता है, हमको नहीं पता, काल्पनिक मूवी होगी कोई, रियल घटना पर थी क्या? आया था इसी चीज के ऊपर, इसी कली चीज पे। ओके, ठीक है ना। यहाँ इंडिया में ऐसा रियल घटना हो जाएगा तो एक तो क्या करेगा कि पहले तो दबाएगा लोग, और अगर किसी तरह से वो निकल जाएगा बात, तब बहुत ज्यादा हंगामा करेगा। यहाँ यहाँ का यही है, शोरगुल करना है इनको, बीच का रास्ता पर नहीं चलते हैं। ठीक है, हो गया मिस्टेक, हो गया, अब वो जो नया लाइफ आया है उसको अपना जीवन जीने का हक है। अब जिसकी गर्भ से वो जन्मा उसी को असली माँ माने, और माँ भी उसको अपना मान के चले। जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब फिर बिहेवियर में चेंज आ जाता है। कई पेरेंट्स जो है डिसऑन कर देते हैं बच्चे को कि नहीं, मेरा नहीं है तो हम नहीं मानेंगे इसको। कानून अपना इसका निदान निकाले। कानून क्या करेगा? कानून थोड़े बाप बन सकता है और जेल में थोड़े डाल सकता है उस बच्चे को, ठीक है ना। पेरेंट्स को जेल में डाल सकता है, वो पकड़ेगा IVF वाले को। तो अब जब हो गया तो पैदा हो गया, अब IVF वाला क्या करेगा? वहाँ डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्स, उस सबको अरेस्ट करने से क्या मिलेगा? तो इसका एक, अब जज जो है अपने विवेक पर, उस समय क्या सरकमस्टांसेज है, उस फैमिली का क्या सिचुएशन है, अपोजिट वाले का क्या सिचुएशन है, सर सबका पक्ष देख करके फिर वो किसी कंक्लूजन पर आएगा फिर क्या करना है। ठीक, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब हुआ कि अब देखिए, सेकेंड एथिकल इशू जो है वो आपका जनरेट होता है, आपसे डिस्कस कर चुके हैं, PGD, पहले PGS लिख लीजिए, एंड PGD से क्या है? प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, ठीक है। और ओरिजिनली ये जो है PGD डिजाइन किया गया था टू स्क्रीन फॉर एम्ब्रियोज कैरिंग हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीजेस, ओके। and the method has been applied to select features, उन फीचर्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि डिजीज से अनरिलेटेड हो, यानी डिजीज वो फीचर्स को हम सेलेक्ट करेंगे एम्ब्रियोज में, वो सारे फीचर्स मौजूद होने चाहिए जिसमें जो कि डिजीज से अनरिलेटेड हो, यानी डिजीज वाले एम्ब्रियो नहीं हो, वो फीचर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो इसकी वजह से एथिकल क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, क्योंकि selection of the embryo is based on the selection of the embryo here is based on the histocompatibility of this donor। लेकिन हिस्टोकम्पेटिबिलिटी यहाँ छोड़ दो,
क्योंकि हम पर्टिकुलरली चूंकि इस केस का जिक्र कर रहे हैं जहां सुबह बताए थे आपको एक सिबलिंग के बारे में। क्या नाम था उसका सिबलिंग का, जो दान दान करने के लिए पैदा किया गया था, जिसको पेरेंट्स ने? सेवियर सिबलिंग। ठीक। सेवियर सिबलिंग को मतलब वो हिस्टोकम्पेटिबिलिटी अगर इम्ब्रियो का मैच हो गया तो उस इम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा। इवन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो है हिस्टोकम्पेटिबिलिटी, इम्यूनोलॉजी जब में पढ़ाएंगे आपको, HLA बोलते हैं, यह हिस्टोकम्पेटिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दो ब्रदर्स भी जो है हिस्टोकम्पेटेबल मतलब नहीं हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं HLA टाइपिंग के हिसाब से। मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं हिस्टोकम्पेटिबल। और डोनेशन जो है हिस्टोकम्पेटिबल का मतलब होता है, इससे क्या फायदा होता है मैचिंग करने से? अगर ऑर्गन डोनेट किया गया है तो रेसिपिएंट और डोनर का अगर हिस्टोकम्पेटिबल मैचिंग हो गया है, then the organ donated will be accepted in that system, in the body of the recipients. Once otherwise this donated organ will be rejected. ठीक है, तो लाइफ सेविंग करने के लिए अगर मान लो नहीं मिल रहा है तो उसका लिए हिस्टोकम्पेटिबल का ही चाहिए। अगर नहीं हुआ, किसी तरह लगा दिए, बाद में रिजेक्ट हो गया, तो फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देना पड़ता है। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी देने से उसके अदर इम्यून फंक्शंस हैम्पर हो जाते हैं पेशेंट के, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। जैसे HIV हो जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिए डोनेशन कर देने के बाद किडनी को बचाने के लिए, अदरवाइज किडनी को रिजेक्ट कर देगा, किडनी को एपोप्टाइज कर देगा, उसके एंटीबॉडीज और उसके सेल्स जो है किडनी को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, मैक्रोफाज किडनी को ईट कर जाएगा और फाइनली किडनी नेक्रोज कर जाएगा। तो पूरा डोनेशन और उस आदमी का किडनी भी बेकार हो गया है, हो जाता है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि हिस्टोकम्पेटिबल डोनर हो और रेसिपिएंट हो। तो इस तरह से हिस्टोकम्पेटिबल इम्ब्रियो को चुन लिया और उसको इम्प्लांट करा दिया। उससे जो बच्चा होगा उसको यूज किया जाएगा फॉर द सिक फैमिली मेंबर, अपने फैमिली का ही सिक फैमिली मेंबर। अब बताओ, ये फिर अत्याचार है। उसको पैदा किए इसलिए क्योंकि वो अपना किडनी डोनेट करेगा। तो यहाँ पर एथिकल क्वेश्चन अराइज हो जा रहा है। लेकिन फिर दूसरे पक्ष वाले, डिबेट वाले कहेंगे कि फिर उसको तो पैदा ही नहीं हुआ। तो मान लो उसको पैदा नहीं किए तो वो भी तो उसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और एक कंडीशन में उसका एग्जिस्टेंस है लेकिन एक किडनी वो डोनेट किया हुआ है, कौन सा बेहतर है? यानी वो अस्तित्व में है और दूसरा अस्तित्व में नहीं है। दूसरा किडनी विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट पर्सन। तो बेटर यही है कि वो पैदा भी हो, अस्तित्व में भी आए और अपना एक किडनी अपने पास भी रखे और एक किडनी वो डोनेट कर दे अपने भाई को। ठीक। तो अब ये डिबेट चलते रहेगा, जो जिसका पलड़ा भारी रहेगा वो आपका उसकी बात होगी। लेकिन दोनों कंडीशन ये प्रैक्टिस में है ये चीज। और सेक्स सिलेक्शन हालांकि हमारे देश में अलाउड नहीं है, लेकिन ये वाइडली होता है। फीमेल फिटिसाइड है, अल्ट्रासाउंड करा के पता कर लेते हैं लोग कि मेल है या फीमेल है, तो उसको मार दिया जाता है महिलाओं को। ओके। और यहाँ पर तो IVF में सिलेक्शन करने का ही मौका मिल जाता है। PGS और PGD में पता चल गया कि ये कौन सा एम्ब्रियो है, मेल एम्ब्रियो है कि फीमेल एम्ब्रियो है। तो एक बायस्ड सेक्स सिलेक्शन यहाँ पर इसकी अपॉर्चुनिटी उत्पन्न हो जाती है। ये भी एथिकल इशू है। ठीक। अब एक ब्रांच है ह्यूमन, आपका जेनेटिक्स या ह्यूमन रेस से संबंधित, जिसमें, और ये काफी पुराना ब्रांच है, पहले इसके बेसिक में अगर आप समझ लो, जिसको बोलते हैं हम यूजेनिक्स।
इससे थोड़ा और समझ में आएगा आपको पीजीएस और पीडीडी से एसोसिएटेड इश्यूज। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स है आपका, इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक मतलब यू मतलब यूजेन जो है, ये आपका यूजेन मतलब हुआ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है गुड। गुड और इक्स, कुछ ऐसा करो जिससे कि अच्छाई हो, मतलब अच्छा रेस। और ये रिलेटेड है आपका ह्यूमन पॉपुलेशन से, यानी पूरा आप कहें तो यूजेनिक्स जो ब्रांच है, दिस डील्स विथ, एक सेकेंड, deals with the set of beliefs and practices that aim to improve the genetic quality of a human population. ह्यूमन पॉपुलेशन का जेनेटिक क्वालिटी जो है कैसे इंप्रूव हो, यह ब्रांच उसके बारे में डील करता है। और बहुत ओल्ड ब्रांच है साइंस का, इसमें हिस्ट्री भी है। तो इसमें पहले ओल्ड ब्रांच है तो पहले लोगों को इतना बायोलॉजी पता नहीं होता था, तो इन्होंने कह रहा था कि वैसे लोगों को प्रोहिबिट किया जाए सेक्स करने से जिनमें बीमारियां हैं, और ताकतवर लोगों को एनकरेज किया जाए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। तो जो इंफीरियर हैं, ओके, उनको डिस्करेज करो, और जो सुपीरियर हैं उनको इनकरेज करो। इसीलिए जो जंग वंग जीत करके जो पहले पुराने जमाने में योद्धा जो होते थे, कई सारी पत्नियां रखते थे, और उनको एनकरेज भी किया जाता था। समाज के जो उस समय के स्कॉलर्स होते थे, इंटेलेक्चुअल्स होते थे, बुद्धिजीवी, हर दरबार में कोई गुरु रहता था, कोई पुरोहित होता था, ओके, कोई स्कॉलर होता था, कोई धर्म के बारे में व्याख्या करने वाला होता था, तो उन सब का इनको सपोर्ट होता था। तो लेकिन अब ये रिसेंट ईयर्स में चूंकि अब आईवीएफ आ गया, तो उसका भी रोल हो गया, इसको यूजेनिक्स को यूजेनिक्स में आईवीएफ का भी रोल हो गया। लेकिन इस जेनेटिक स्क्रीनिंग से एक डिबेट क्रिएट हो गया कि वेदर दिस मॉडर्न टेक, क्योंकि ये सब क्या था, नेचुरल मेथड्स थे। अब जैसे हमारे समाज में भी देखो, इंडिया में कौन से प्रैक्टिस यूजेनिक्स के हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस को क्या किया गया है, इंटरकास्ट मैरिज को डिस्करेज किया गया है हमारे समाज में। भले कानून जो है उसको सही मानता है, और कोई इंटरकास्ट मैरिज करने वाले पर्सन को कोई अगर रोकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर वो बालिग है तो। लेकिन ये कल्चर में था कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इससे रेस, क्योंकि रेस है एक्चुअली, बहुत सारे रेस का समूह है लोग, हमारा पॉपुलेशन, और ये एक पर्टिकुलर कास्ट जो है वो एक रेस को बताता है। यानी बेसिकली रेस जो है वो एक कास्ट है। जैसे कोई फलाना कास्ट है, वो एक पर्टिकुलर रेस है। अब अगर इंटर कास्ट मैरिज नहीं हुआ है, दैट मीन्स दैट रेस इज प्योर। दूसरा कास्ट है, उसका रेस प्योर है। अभी दोनों के बीच में अगर हो गया, तो इस आदमी का जिसने किया है वहां से उस कास्ट का वो जो फिर आगे होगा, दैट विल बी, वो सब हाइब्रिड होंगे ये दोनों रेस के। ठीक, तो इसलिए पहले लोगों ने किया था, पुराने लोगों ने कहते थे कि इस रेस में जो डिजीज है वो दूसरे रेस में ना चला जाए, या इस रेस की जो अच्छाई है वो दूसरे रेस में ना चला जाए। जो योद्धा रेस है, जो वॉरियर रेस है, जो पूजा कराने वाला रेस है, जो ये उसके क्वालिटीज दूसरे में ना चले जाए, और वो रेस वैसा बना रहे, जो जिसको इन्फीरियर मानते थे। इन्फीरियर वाला रेस जो है वो इन्फीरियर में करे, जो सुपीरियर रेस समझते थे उस, आज की बात नहीं, पहले की हम बता रहे हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस अभी मतलब एथिकली ये सब गलत माना जाता है, लेकिन इसका जेनेटिक बेसिस यही है कि रेस जो है वो प्योर होते थे। इसीलिए हर एक कास्ट का एक पर्टिकुलर, अभी तक भी उतना ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुआ है, तो ये रेस जो है मोर और लेस प्योर है। और उस पर्टिकुलर रेस का
एक कैरेक्टर होता है, जनरल कैरेक्टर आप देखोगे। ठीक है, तो अब चूंकि इसलिए इसका इंट्रोडक्शन जो है दिस इज डिबेटेबल स्टिल। और भी बहुत सारे यूजेनिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे लड़का और लड़की के बीच में एज गैप जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 60 साल का लड़का हो या लड़की हो, 30 साल का फिर दूसरा पार्टनर हो। ओके, दोनों के बीच में एज गैप कम होना चाहिए। फिर कानून भी बना दिया 18 साल 21 साल आजकल। और भी बहुत सारे यूनिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एडल्ट्री है, एडल्ट्री इज पनिशेबल, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। तो इसलिए जो मतलब डिबेट यही है कि आप सिलेक्शन जब कर रहे हैं इसके बाद, तो आप एलिमिनेट कर रहे हैं अनवांटेड ट्रेट को और सेलेक्ट कर रहे हैं डिजायर्ड ट्रेट को। और ये पीजीडी जो है वो हर जो इससे इंडिविजुअल गुजरेगा उसको अपॉर्चुनिटी देता है इसी चीज का। और उसके बाद एक ह्यूमन लाइफ को क्रिएट किया जा रहा है। सो दैट ह्यूमन लाइफ जो वो क्रिएट हुआ आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ दैट desired traits and eliminating unwanted traits, so that is considered unethical। और ये इसको कहा जाता है कि unethically and they are relying on science and the baby is not as a result of the natural selection। स्पॉन्टेनियस फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और एग जो है अपने आप कोई भी किसी से मतलब किया, उसमें कोई रोल नहीं है ह्यूमन का। सिलेक्शन, कोई भी गैमेट किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है, तो वो नेचुरल वे में होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि उन कपल को खुद ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव की जरूरत पड़ी, तो हर स्टेप पर असिस्टेंस चाहिए। अब उससे जो डिबेट हो रहा है, एथिकल इश्यूज क्रिएट हो रहा है, उससे आप डील करो। जैसे कि एक फेमस केस हुआ था, ब्रिटिश कपल थे एक, और दोनों जो थे बहरे थे, ब्रिटिश कपल। उनका नाम था टॉम और पाउला। टॉम और पाउला दोनों बहरे थे और उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाला कि हम आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमको हमारे जैसा ही डीफ बेबी चाहिए, बोलने चालने वाला नहीं चाहिए, डीफ चाहिए। तो अब मामला फंस गया, क्योंकि आईवीएफ क्लिनिक तो कहे कि हम पीजीडी और पीजीएस सब करेंगे और हेल्दी एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन ये कह रहे नहीं, हमको हमारे जैसा ही डीफ ही चाहिए। ठीक, तो फिर मेडिकल एथिसिस्ट सब आए, उसके बाद उन्होंने इसको बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया और बाद में फिर इनको अलाउ किया गया, क्योंकि ये इंटेंशनली जो है अपने बेबी को मतलब चाहते थे कि डीफ हो पैदा। लेकिन इसमें इन्होंने उस बेबी के जो फ्यूचर सफरिंग होंगे उसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो ये एक फिर से पेच फंस गया कि ऐसा पॉलिसी बनाओ जहां पर हर पेरेंट्स को मन मर्जी के मुताबिक अपना बच्चा किस तरह का हो यह सेलेक्ट करने की अनुमति मिले या फ्रीडम मिले। लेकिन सिलेक्शन जो है वो क्या कर रहा है, एथिकली रॉन्ग है, लेकिन ये सेलेक्ट करना चाह रहा है। तो इस तरह से चल, फिर बाद में उसका क्या हुआ ये आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा टॉम एंड पॉला का, उनको इजाजत मिली कि नहीं, और उनका बेबी क्या डीफ पैदा हुआ, सर्च करना नेट पर, टॉम एंड पॉला लिची। फिर जो है अब थर्ड इशू जो है
this is quite complicated again, and it is about the profit making IVF industry. Their desire for this profit, they are money making machines, and this profit desire धीरे धीरे लाभ कमाने की जो इच्छा है वो इतनी बलवती होती गई इन लोगों में, जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स से एसोसिएटेड फिजिशियंस हैं या क्लिनिक सेंटर्स हैं, ये सारे वो कई सारे कुकर्म करने लगे। सो आप कहोगे